हाँ जी, हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन के एडॉप्टेशंस के बारे में बात कर रहे थे। यही चल रहा था जिसे हमने क्या बोला था, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, ठीक, जिसमें डाइक्लाइनी की कंडीशन की बात हो गई थी, डाइकोगैमी की बात हो गई थी। ठीक है, अब आगे हमें नेक्स्ट एडॉप्टेशन के बारे में बात करना है। उसके पहले आपको सेल्फ पॉलिनेशन का एक एडॉप्टेशन याद होना चाहिए, वो ये था क्लिस्टोगैमस फ्लावर। याद है? क्लिस्टोगैमस फ्लावर का मतलब क्या था? फ्लावर जो कभी ओपन ही ना हो। ठीक है, अब हम किसके लिए एडॉप्टेशन पढ़ रहे हैं? क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। अब क्रॉस पॉलिनेशन के केस में अगर फ्लावर ओपन ना हो तो क्रॉस पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता। मतलब फ्लावर का ओपन होना जरूरी है, एक्सपोज होना जरूरी है उनके एसेंशियल वर्ल्ड का। ठीक है, तो ऐसे फ्लावर जो ओपन होते हैं या जो ब्लूम करते हैं, खिलते हैं, उनको बोला जाता है कैस्मोगैमस फ्लावर। क्या लिखते हैं? कैस्मोगैमस फ्लावर। तो क्रॉस पॉलिनेशन के एडॉप्टेशन में एक एडॉप्टेशन ये है कि फ्लावर कैस्मोगैमस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कैस्मोगैमस होना चाहिए। कैस्मोगैमस फ्लावर, या इसी को एक और वर्ड देते हैं, इसको लिख लो कैस्मोगैमी, या एक जो बहुत फेमस सवाल है एंथेसिस, इसका दूसरा नाम है एंथेसिस। ये बड़ा बोर्ड के लिए फेमस क्वेश्चन है, एंथेसिस। एंथेसिस का मतलब लिखना ब्लूमिंग ऑफ फ्लोरल बर्ड, ब्लूमिंग ऑफ फ्लोरल बड इनटू फ्लावर इज टर्म्ड एज कैस्मोगैमी या फिर एंथेसिस। इसी को आप कैस्मोगैमी बोल लो या फिर क्या बोलोगे? एंथेसिस। कैस्मोगैमस फ्लावर हैव कैस्मोगैमस, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, कैस्मोगैमस फ्लावर हैव एक्सपोज्ड स्टेमन, या एंथर लिख सकते हो यहीं पे, एंड कार्पेल या फिर स्टिग्मा। क्या लिख सकते हो? स्टिग्मा। पॉलिनेशन के लिए एक्चुअली कार्पेल का कौन सा पार्ट? स्टिग्मा की ही जरूरत है, तो यहाँ इसकी बात है। और स्टेमन के कौन से पार्ट की बात हो रही है? एंथर की बात हो रही है। एंथर से ही पॉलन ग्रेन रिलीज होगा। कहाँ तक जाना है उसको? स्टिग्मा तक। तो कैस्मोगैमस फ्लावर में जो फ्लावर होगा वो कैसा होगा? एक्सपोज्ड होगा, और उसमें जो मेन वर्ल है, इसेंशियल वर्ल है ना, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, वो एक्सपोज्ड होते हैं, और ये क्रॉस पॉलिनेशन में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट एडॉप्टेशन लिखो, हेटेरोस्टाइली। 4th नंबर पे हेटेरोस्टाइली। अब ये हेटेरोस्टाइली क्या है? हेटेरोस्टाइली का मतलब होता है, जो आपने स्टाइल वर्ड्स पढ़ा था, किसका पार्ट है? हाँ जी, कार्पल का, है ना। अब कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें अगर ऐसा कुछ कंडीशन है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, और यहाँ पे मान लो कि इसका एंथर लगा हुआ है, तो मैक्सिमम चांसेस है एंथर रप्चर हो और पॉलिनेशन हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत विंड से वो रप्चर होने, डेहिसेंस होने के बाद जो पॉलन ग्रेन निकलेगा वो इधर आ जाएगा। लेकिन
अगर यही हम ऐसा कर दें, ऐसा कंडीशन आ जाए कि जो एंथर है वो बहुत छोटा हो, उसका फिलामेंट बहुत छोटा हो, स्टाइल बहुत बड़ी हो जाए, तो कोई चांस नहीं है, या मिनिमम चांसेस हैं सेल्फ पॉलिनेशन के, तो किसके चांसेस बढ़ रहे हैं? क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ रहे हैं। या फिर इसका उल्टा कर हो सकता है कि एंथर का जो फिलामेंट है वो इतना बड़ा हो जाए कि स्टिग्मा से बहुत ऊपर हो जाए, फिर भी क्या हो जाएगा? जब एंथर डेhiscence होगा तो उसका पॉलिन ग्रेन दूर दूर कहीं जाके गिरेगा, इसके ऊपर चांसेस गिरने के कम हो जाएंगे, है ना। तो फिर से एडॉप्टेशन किसकी तरफ बढ़ रहा है? क्रॉस पॉलिनेशन। हेटेरोस्टाइली का मतलब होता है स्टाइल ऑफ द कार्पल एंड ये जो फिलामेंट है इनकी लेंथ बहुत ज्यादा डिफर करे। अगर मान लो स्टाइल बड़ी है तो फिलामेंट छोटा हो जाए, या फिलामेंट बहुत बड़ा हो जाए तो स्टाइल बहुत छोटी हो जाए। जब ऐसा कंडीशन आएगा तो क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ते हैं। इसको बोला जाता है हेटेरोस्टाइल। लिखो difference in between the length of filaments of stamen and length of style of carpel in flowers। अब ये दो कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन में स्टाइल बहुत लंबा हो जाए, बहुत लॉन्ग हो जाए, दूसरी का जो आपका फिलामेंट है वो बहुत शॉर्ट हो जाए। दूसरी कंडीशन में फिलामेंट बहुत लंबा लॉन्ग हो जाए और स्टाइल बहुत शॉर्ट हो जाए। यही हो सकता है, तभी हेटेरोस्टाइली की कंडीशन आएगी। लिख लो दोनों कंडीशंस। पहली कंडीशन में लिख लो, सम प्लांट्स हैव लॉन्ग फिलामेंट एंड शॉर्ट स्टाइल। लॉन्ग फिलामेंट एंड शॉर्ट स्टाइल। दूसरा कंडीशन लिखो, एंड सम प्लांट्स हैव लॉन्ग स्टाइल एंड शॉर्ट फिलामेंट। लॉन्ग स्टाइल एंड शॉर्ट फिलामेंट। एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखो, प्राइमरोज, प्राइमुला, प्राइमुला। नहीं नहीं, ये हेटेरोस्टाइली के एग्जाम्पल हैं, टोटल हेटेरोस्टाइली के एग्जाम्पल हैं। प्राइमरोज, प्राइमुला एंड लीनम, इन तीनों फ्लावर्स में हेटेरोस्टाइली की कंडीशन है। सेल्फ स्टेरिलिटी, या फिर इसी को बोलते हैं सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। ठीक, या फिर इसी के लिए एक और टर्म लिखते हैं इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी। इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी। अब देखो, इन सारे वर्ड्स का मतलब अगर आप समझ गए तो कुछ नहीं है, और आगे ही एक्चुअली ये टॉपिक पढ़ना भी है। सेल्फ स्टेरिलिटी का मतलब समझो। सेल्फ वर्ड का मतलब समझ आ गया होगा। कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है और वो अपने फ्लावर का एक सेक्स ऑर्गन को स्टेराइल कर दे। क्या कर दे? स्टेराइल कर दे। मान लो कि ये है कार्पेल एंड फिलामेंट स्टेमेन है, इसमें से वो मान लो कि स्टेमेन को स्टेराइल कर देता है। स्टेराइल होने का मतलब है कि दिस स्टेमेन या स्टेमेन्स कैन नॉट प्रोड्यूस गैमीट,
स्टेराइल होने का मतलब क्या है, जो भी स्ट्रक्चर, जो भी सेक्स ऑर्गन स्टेराइल होगा तो वो क्या हो जाएगा, दे कैन नॉट प्रोड्यूस गैमीट, वो गैमीट प्रोड्यूस नहीं कर सकता, उसमें गैमीटोजेनेसिस नहीं होगा, वो गैमीट नहीं बनाएगा। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर है, कोई एक सेक्स ऑर्गन को स्टेराइल कर दिया तो ऑप्शन क्या बचा, क्रॉस पॉलिनेशन का, सेल्फ पॉलिनेशन का कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। ठीक है, तो कुछ फ्लावर्स ऐसे भी होते हैं जो सेल्फ स्टेरिलिटी का कंडीशन को शो करता है, मतलब अपने किसी एक सेक्स ऑर्गन को स्टेराइल कर देगा। जब स्टेराइल कर दिया तो सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता, तो दूसरे का ही पॉलन ग्रेन या दूसरे का ही दूसरा गैमीट चाहिए होगा, तो उसको हम बोलते क्या है, सेल्फ स्टेरिलिटी। उसके बाद दूसरा वर्ड है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। कुछ ऐसे स्पीसीज होते हैं, एक तो ये आप कंडीशन समझ आ गई, सेल्फ स्टेरिलिटी का मतलब कि स्टेराइल कर देना। ठीक है, कुछ ऐसे भी कंडीशंस हैं फ्लावर्स के, प्लांट्स के, जो इनकम्पैटिबल हो जाते हैं। इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है, पहले कंपैटिबिलिटी वर्ड समझ लो। कंपैटिबिलिटी को ऐसे समझ लो कि आपने शादियों में सुना होगा कि उनके इतने लक्षण मिल रहे हैं, वो पंडित जी से वो निकलवाते हैं ना कि उनके इतने लक्षण मैच कर गए। कितने होते हैं, 36 गुण होते हैं। हाँ, होते टोटल 36 ही होते हैं एक ह्यूमन बीइंग के। ये मत पूछ यार, है ना। अरे सुन लो पहले, मिनिमम 21 होना चाहिए, उससे ज़्यादा है तो आपका मतलब गाड़ी लंबा चलेगी, उससे कम है तो गाड़ी कहीं भी धोखा से दे सकती है, तो बीच में कुछ भी हो सकता है, ऐसा मानना है अपने इस धर्म के सिस्टम का। ये कंपैटिबिलिटी का मतलब है कि कितनी मैचिंग है सोच का, विचार का, उस पर्सनैलिटी, दो अलग अलग पर्सनैलिटी का कितनी मैचिंग है, दैट इज अ कंपैटिबिलिटी। अब दूसरे उसके बाद वर्ड एक लगा दो, इनकम्पैटिबिलिटी, मैचिंग ही नहीं हो, और वो भी कैसा, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हो जाए। अब ये देखो, ये कोई प्लांट का फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसी पे इसका फीमेल सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन है, मेल गैमीट स्टाइल तक जाए, वो स्टिग्मा तक जाए पॉलिनेशन के बाद, और स्टिग्मा ये करे कि भाई जो पॉलन ग्रेन आया उसको रिजेक्ट कर दे, उसको वही डिस्ट्रॉय कर दे, वही मार दे। तो क्या हुआ, इस प्लांट का फ्लावर अपने ही गैमीट को क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, इनकम्पैटिबल बना रहा है। उस इनकम्पैटिबिलिटी के लिए कुछ वो केमिकल सिक्रीट करते हैं जिससे उनका गैमीट वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ये जेनेटिकल, ये पूरा जो कंट्रोल है ये जेनेटिकल कंट्रोल है, जेनेटिक्स के थ्रू ये कंट्रोल होता है। ऐसा कोई एडोप्टेशन, इनके स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं होते, कुछ ऐसे स्टिग्मा पर केमिकल्स बनते हैं जो वो अपने ही पॉलन ग्रेन को क्या कर रहा है, मतलब उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन होगा तो उसको रिजेक्ट कर देगा। दूसरे फ्लावर का, उसी स्पीसीज का, दूसरे प्लांट का कोई फ्लावर का पॉलन ग्रेन आएगा तो दैट कैन ग्रो, दैट कैन जर्मिनेट एंड पॉलिनेट, और वो आगे फर्टिलाइजेशन होगा। इसको बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। खुद को ही वो अपने ही पॉलन ग्रेन को क्या कर दिया, इनकम्पैटिबल बना देना। या फिर दूसरा है, एक वर्ड और है, इंट्रा स्पेसिफिक। इंट्रा वर्ड का मतलब मैंने बहुत बार बता रखा है, इंट्रा का मतलब विद इन, ये स्पीसीज के बीच का इनकम्पैटिबिलिटी नहीं है, सेम स्पीसीज का ही पॉलन ग्रेन है, उनके बीच इनकम्पैटिबिलिटी। तो वर्ड का मतलब वही है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो अपने भी जब वो दौर, दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म, दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलन। खुद के ही पॉलन को प्रिवेंट करना है बस। अब वो, दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलन। अब वो जो सेल्फ पॉलन वर्ड यूज कर रहे हैं ना, कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करता है। वो जो सेल्फ पॉलन होगा वो सेम फ्लावर की बात हो रही है। अगर यहीं पे, हाँ, अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, सेम ब्रैकेट में लिखो, सेम फ्लावर एंड अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, इन दोनों को रिजेक्ट कर देगा। तो एक्सेप्ट किसको करेगा, सिर्फ और सिर्फ, हाँ, मतलब एक ही प्लांट पर अगर दोनों फ्लावर लगे हुए हैं
तो इनका ना तो पॉलन ग्रेन ये एक्सेप्ट करेगा, पहले इसको देख लो, ये तो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं और ना इसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। एक्सेप्ट करेगा इस पॉलन, इस एंथर का पॉलन ग्रेन, बस ये एक्सेप्ट होगा, ये एक्सेप्टेड है, इसको सेल्फ रिजेक्शन पे नहीं डालेगा। है प्लांट की स्पीसीज सेम, मान लो ये स्पीसीज ए है और ये भी स्पीसीज ए है, तो सेम स्पीसीज का पॉलन ग्रेन होना चाहिए, ये तो कंपलसरी है, लेकिन प्लांट बॉडी दूसरी होनी चाहिए। अब बना लो इसको ऐसे, इस एरो को क्रॉस लगा दो, इस एरो को क्रॉस लगा दो, इस पे सिर्फ सही, सही का मतलब वो एक्सेप्ट करेगा, ये कंपैटिबल है, सही के सामने लिख लो कंपैटिबल, मतलब इनका लंबा चलेगा। और इसी को बोलते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, अभी एक अलग टॉपिक पढ़ोगे। टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलन, ब्रैकेट में लिखा क्या, सेम फ्लावर एंड अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ब्रैकेट बंद करके लिखो, ब्रैकेट बंद करके लिखना, इनहिबिट या प्रिवेंट लिखा है ना, टू प्रिवेंट से सेल्फ पॉलन by preventing pollen germination या और करके लिखो pollen tube growth, या तो वो प्रिवेंट कर देगा पॉलन जर्मिनेशन को ही, मान लो कि जर्मिनेशन हो गया तो पॉलन ट्यूब का ग्रोथ किसी लेवल पे जाके वो चेक कर देगा, रोक देगा, ठीक है। जर्मिनेशन स्टिग्मा पर या तो रोक दे, या मान लो जर्मिनेशन हो गया तो जर्मिनेशन के बाद जो पॉलन ट्यूब इधर स्टाइल से होते हुए ओवरी की तरफ बढ़ेगा वो किसी पॉइंट पे चेक कर दिया जाएगा, उसको आगे फिर रोक दिया जाएगा कि नहीं अभी आपको नहीं जाना आगे, ठीक है। तो ये इनका मैकेनिज्म है सेल्फ स्टेरिलिटी का। एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखो, पिट्यूनिया, पिट्यूनिया, दूसरा एग्जाम्पल मेलवा, ग्रेप्स लिख लो, ग्रेप्स को विटिस बोला जाता है, तो ये बोटेनिकल नेम है, ये कॉमन नेम है, आपको तो ये पता ही है ना। एप्पल लिख लो, एप्पल, एप्पल का बोटेनिकल नेम लिखना पायरस मैलस, पायरस मैलस, एंड उसके बाद एक और लिख लो थिया एंड पैसीफ्लोरा, थिया एंड पैसीफ्लोरा। पैसीफ्लोरा एक ग्रुप है, ये कोई बोटेनिकल नेम नहीं है, पैसीफ्लोरा स्पीसीज है, एक्चुअली एक ग्रुप है स्पीसीज का जो एज अ क्रीपर प्लांट ग्रो करते हैं, जो जिसके पास कोई स्ट्रॉन्ग स्टेम नहीं होता, उन सबको पैसीफ्लोरा स्पीसीज में रखा है। थिया, थिया कौन, हाँ टोबैको लिख लो, ये भी अच्छा सवाल, ये अच्छा है, टोबैको ये नहीं छूटना चाहिए, टोबैको, निकोटिना टोबैकम, चाहो तो इसका नाम भी लिख लो, बाकी अभी आगे पढ़ोगे। ये सारे एडोप्टेशंस हो गए आपके क्रॉस पॉलिनेशन के। क्या क्या हो गया, पहला एडोप्टेशन, पहले एडोप्टेशन में अपन ने किया डाइक्लाइनी, दूसरा डाइकोगैमी, तीसरा अपन ने डिस्कस किया कैस्मोगैमस फ्लावर होना चाहिए, और हेट्रोस्टाइली की कंडीशन में भी सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट किया जाएगा, एंड लास्ट वन इज द सेल्फ स्टेरिलिटी या फिर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या फिर इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी। अब ध्यान से सुनो, इसी सेल्फ स्टेरिलिटी को या सेल्फ
इनकम्पैटिबिलिटी को ब्रैकेट में वही लास्ट में लिख लेना, इसी को बोला जाता है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। पॉलन और पिस्टिल का ये इंटरेक्शन है, केमिकल इंटरेक्शन होता है, प्योरली जेनेटिक मैकेनिज्म से कंट्रोल करा जाता है। इसमें क्या है, पॉलन ग्रेन जब पिस्टल के स्टिग्मा पर लैंड करता है तो केमिकली जो इंटरेक्शन होता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के लिए, दैट इज अ पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। मतलब कोई भी पॉलन ग्रेन किसी फ्लावर के स्टिग्मा पर आता है तो पहले वो केमिकली रिकॉग्नाइज किया जाता है कि भाई वो सेम स्पीसीज का है, अगर है तो क्या उसको ग्रो करने देना है, उसको जर्मिनेट करने देना है। अगर जर्मिनेट होगा तो आगे की बात चलेगी, पॉलन ट्यूब ग्रो करेगा, पॉलन ट्यूब ग्रो करेगा तो वो ओवरी तक पहुंचेगा, ओवरी तक पहुंचेगा तो आगे का बात हम पढ़ने वाले हैं। तो ये बात हो गई पूरी पॉलिनेशन के टाइप्स और उनके एडॉप्टेशन की खत्म। अब नेक्स्ट हेडिंग बनाओ। हेडिंग क्या, हेडिंग बनाने से पहले एक पॉइंट नोट करके लिखो। For cross pollination, there is a requirement of pollinating agent. सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन के लिए चाहिए या फिर जिटेनोगैमी के लिए भी चाहिए? इसको चाहो तो आप थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज कर लो, सबके लिए बात सही हो जाएगी। फॉर फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, pollinating agents are required। अगर कोई फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है तो उसमें क्या चाहिए, पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत पड़ेगी। और आपका जिटेनोगैमी और कौन सा, जीनोगैमी, ये दोनों में, दोनों फंक्शनली कैसे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन है, तो इन दोनों में आपको जरूरत पड़ेगी क्या, पॉलिनेटिंग एजेंट्स की। हेडिंग बना लो, पॉलिनेटिंग एजेंट्स। अब इस पॉलिनेटिंग एजेंट से क्या समझते हो, पॉलिनेशन का मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब ये एंथर से स्टिग्मा तक डायरेक्ट तो नहीं जा सकता क्योंकि दोनों गैमीट क्या है, इसके नॉन मोटाइल हैं। अगर मेल गैमीट मोटाइल होता तो एक बार हम सोच भी सकते थे कि चलो मीडिएटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन नॉन मोटाइल होने के नाते किसी मीडिएटर की जरूरत पड़ेगी। और वो जो मीडिएटर है, जो ये क्रॉस पॉलिनेशन या फिजिकली फंक्शनली जो क्रॉस पॉलिनेशन है, उन सब में जरूरत पड़ेगी और उन्हीं को बोला जाएगा पॉलिनेटिंग एजेंट्स। फैक्टर्स या फिर ब्रैकेट में लिख लेना एजेंट्स, फैक्टर्स ब्रैकेट में एजेंट्स which transfer the pollen grain from anther to stigma, which transfer फैक्टर्स या फिर एजेंट्स। कुछ फिजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, कुछ आपके एजेंट भी होते हैं, मतलब लिविंग थिंग्स भी हैं जो क्या करे, which transfer the pollen grain from anther to stigma, anther to stigma, called pollinating agent, called pollinating agent। ठीक है, क्या लिखा, फैक्टर्स या फिर एजेंट्स जो ट्रांसफर करे क्या, पॉलन ग्रेन को कहां से कहां तक, एंथर टू स्टिग्मा, दैट इज कॉल्ड, दे आर कॉल्ड पॉलिनेटिंग एजेंट्स। ये दो कैटेगरी में क्लासिफाई करे जाएंगे, एक को हम बोलेंगे अबायोटिक, दूसरा बायोटिक। ब्रैकेट में ही लिख लेना लिविंग, और अबायोटिक को क्या लिखोगे, नॉन लिविंग। बायोटिक फैक्टर्स का मतलब लिविंग फैक्टर्स है, कोई एनिमल होगा, है ना, और नॉन लिविंग में आप समझ रहे होगे। अबायोटिक फैक्टर्स में सिर्फ दो आते हैं, एक आता है विंड, दूसरा वाटर। इधर बायोटिक फैक्टर में
हाँ, इनके जो टर्म्स यूज करते हैं वो भी साथ में ही लिखते चलो। विंड से अगर पॉलिनेशन होता है तो उसको बोला जाता है एनीमोफिली, एनीमोफिली। और वाटर से जब भी कोई पॉलिनेशन किसी प्लांट में होता है तब हम वर्ड लिखते हैं हाइड्रोफिली। बायोटिक फैक्टर्स में बहुत सारे एनिमल्स हैं जो पॉलिनेशन में मदद करते हैं। जैसे पहला है, पहले तो बायोटिक फैक्टर्स में ऐसा लिख लो, जब भी बायोटिक फैक्टर में कोई एनिमल होगा, बाई एनिमल कोई पॉलिनेशन होगा, और जब कोई एनिमल पॉलिनेशन कराता है तो उसको बोला जाता है जूफिली। वो जूलॉजी वाला वर्ड है ना, जूफिली। क्या है? जूफिली। पहला टर्म्स मींस एनिमल्स में बहुत सारे एनिमल्स हो सकते हैं, तो बायोटिक में कोई एनिमल ही होगा, ये बात याद रखना। एनिमल्स में क्या क्या, जैसे पहला हो सकता है आपका इंसेक्ट करा दे, पॉलिनेशन बाई इंसेक्ट, तब इसको बोला जाएगा एंटेमोफिली, एंटेमोफिली। इंसेक्ट से जब पॉलिनेशन होगा तब क्या बोलेंगे? एंटेमोफिली। दूसरा हो सकता है कोई बर्ड्स पॉलिनेशन करा दे, तब इसको बोलेंगे ऑर्निथोफिली। बर्ड की स्टडी को क्या बोला जाता है? ऑर्निथोलॉजी, और उसी ऑर्निथो वर्ड से ही लिया गया ऑर्निथोफिली। ठीक है। हो सकता है कोई बैट करा दे पॉलिनेशन, बैट समझते हो? बाई बैट, चमगादड़, बाई बैट, तब बोलते हैं चेरोप्टेरोफिली। स्पेलिंग पे थोड़ा सा ध्यान रखना, CHI। ये भी पॉलिनेशन करा सकते क्योंकि ये भी प्लांट टू प्लांट ये भी घूमते रहते हैं, तो चेरोप्टेरोफिली भी कहा जाता है। कई ट्रीज पर ये रहते भी हैं, तो उनमें पॉलिनेशन ये करवा सकते हैं। पॉलिनेशन आपके एंड्स एंड टर्माइट्स भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट लिखना, बाई एंड्स एंड टर्माइट्स, तब वर्ड लिखते हैं मर्मिकोफिली, मायरमिकोफिली। कोई एक और एनिमल है वाटर में, बाई स्नेल भी ये पॉलिनेशन हो सकता है। स्नेल आपने कहां पढ़ा था? मोलस्का का मेंबर होता है। कहां? किसका? मोलस्का का मेंबर होता है। स्नेल भी पॉलिनेशन करा सकते हैं, तब इसको बोलते हैं मलैकोफिली। और इसके साथ साथ पॉलिनेशन स्नेक भी करवा सकते हैं। हाँ, बाई स्नेक। कुछ स्नेक ऐसे होते हैं जो प्लांट ट्रीज पर रहते हैं, ट्रीज पर रहते हैं, पेड़ों पे, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे भागते रहते हैं। ठीक है, वो पॉलिनेशन में मदद करते हैं, तब इसको बोला जाता है क्या? ऑफियोफिली। ऑफियोफिली। तो ये कुछ एनिमल्स हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, इनके थ्रू पॉलिनेशन होता है, और उनके लिए जो टर्मिनोलॉजी है वो जरूर याद कर लो, क्योंकि यही आपसे सवाल बनता है। नोट सबने? अब हेडिंग बनाओ, अबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। पहले अबायोटिक के बारे में बात करनी है, फिर सारे बायोटिक के बारे में बात करनी है। अबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स। अबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स। अबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट में सिर्फ दो नाम याद आता है, कौन कौन सा?
करें तो या तो अबायोटिक होगा या फिर बायोटिक होगा। तो मेनली तो पॉलिनेटिंग एजेंट बायोटिक ही रोल प्ले करते हैं एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट। अबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट में जो वाटर एंड एयर है बहुत ज्यादा इसका रोल नहीं है, मेजर रोल नहीं प्ले करता। लेकिन उनमें भी अगर हम अबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट में देखें तो एयर एक मेजर पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह रोल प्ले करता है वाटर के कंपैरिजन। वाटर से बहुत कम प्लांट्स में पॉलिनेशन होता है, ठीक है, लेकिन विंड से पॉलिनेशन होता है कई प्लांट्स में। तो अबायोटिक में भी कौन सा मेजर है? विंड पॉलिनेशन। लिखो इस बात को जरा, ओनली अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ प्लांट्स यूजेस अबायोटिक एजेंट्स। ओनली अ स्मॉल proportion of plants use abiotic, ब्रैकेट में लिख लेना, मेनली विंड पॉलिनेशन, मेनली विंड पॉलिनेशन, ठीक है। देखो जब ये विंड एंड वाटर पॉलिनेशन की बात हो रही होती है तो ये बड़ा बाई चांस है, क्योंकि देखो कोई फ्लावर एक जगह लगा हुआ है तो कोई दूसरी जगह लगा हुआ है, विंड की मदद से पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचना है तो वो बाई चांस ही पहुंचता है। बहुत कम चांसेस होते हैं, बहुत कम चांसेस। क्यों? क्योंकि वो भी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है और स्टिग्मा भी बहुत ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है फ्लावर का। तो जब छोटे स्ट्रक्चर हैं तो प्रोबेबिलिटी कम होती है, प्रोबेबिलिटी कम होती है कि वो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर आके लैंड करे, क्योंकि ये पूरी तरह से डिपेंड होते हैं एयर एंड वाटर के करंट पर। किस पर डिपेंड होते हैं? एयर एंड वाटर के करंट पे। मान लो कि पॉलन ग्रेन यहाँ लगा हुआ है और स्टिग्मा यहाँ है, पॉलन ग्रेन को यहाँ तक आना है तो वाटर करंट अगर इस डायरेक्शन में हुआ तो आएगा, अगर डायरेक्शन ये हुआ तो नहीं आ पाएगा। तो प्योरली वाटर या फिर ऐसे विंड के करंट पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये बाई चांस है, बहुत ज्यादा इसको श्योरिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी ज्यादा है। पॉलिनेशन इस चाहे वाटर की बात कर ले, चाहे एयर की बात कर ले, विंड की बात कर ले, इसको कंपनसेट करने के लिए कि जिससे ये विंड पॉलिनेशन हो सके या वाटर पॉलिनेशन हो सके, इसको कंपनसेट करने के लिए कुछ एडोप्टेशंस आते हैं फ्लावर में, उसकी पहले बात करनी होगी। पहला एडोप्टेशन क्या है कि जो पॉलन ग्रेन है, जहां से भी जो एंथर एज अ सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन काम करता है, उधर से बहुत सारा पॉलन ग्रेन रिलीज करा जाएगा एनॉर्मस नंबर में, मतलब हजारों में पॉलन ग्रेन रिलीज कर दिया जाएगा। तो चांसेस हो जाते हैं ज्यादा कि कोई ना कोई पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर लैंड कर सकता है। एक तो ये बड़ा एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव क्यों है? क्योंकि हजारों गैमेट बनाने भी तो पड़ेंगे, तो एक्सपेंसिव एडोप्टेशन है हजारों का नंबर में पॉलन ग्रेन बनाना, जिससे चांसेस सेल्फ इनके विंड पॉलिनेशन के बढ़ सकें, तो एक बड़ा एक्सपेंसिव प्रोसेस हुआ। दूसरा, पॉलन ग्रेन बड़ा लाइट वेट होना चाहिए, तभी तो हवा में उड़ सकेगा, पानी में तैर सकेगा, या जैसा भी उनमें जो भी एजेंट एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। विंड पॉलिनेशन में तो बड़ा लाइट वेट होना चाहिए क्योंकि हवा में उड़ना है। और तीसरा एडोप्टेशन ये होना चाहिए कि पॉलन ग्रेन स्टिकी ना हो। जैसे आपने पॉलन किट पढ़ा था, अगर पॉलन किट आ गया तो किसी भी सरफेस से अगर टकराया तो वहीं चिपक जाएगा, है ना। तो पॉलन किट जैसा स्ट्रक्चर ना हो, ड्राई सरफेस होना चाहिए। कैसा सरफेस होना चाहिए? ड्राई सरफेस होना चाहिए, जिससे वो कहीं स्टिक ना कर पाए। नेक्स्ट एडोप्टेशन ये होना चाहिए कि जो उसका स्टिग्मा है, क्या स्टिग्मा है, स्टिग्मा का सरफेस एरिया मैक्सिमम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। मान लो कि स्टिग्मा ऐसे नॉर्मली हैं तो इधर पॉलन ग्रेन लैंड करने का चांसेस कम है। अगर स्टिग्मा ऐसा हो जाए तो क्या हो जाएगा? अब चांसेस ज्यादा हैं स्टक करने के। पॉलन ग्रेन अगर इधर कोई आया भी तो यही रुक जाएगा, तो फिर वो उनमें आउटग्रोथ्स होने चाहिए, जिससे पॉलन ग्रेन अगर इनके ऊपर आ भी जाए तो वहीं वो फंस जाए। एक ये एडोप्टेशन ये होना चाहिए, है ना। एंड नेक्स्ट जो स्टिग्मा है
इस पे म्यूसिलेज का सिक्रीशन होना चाहिए, म्यूसिलेजिनस होना चाहिए, वाटरी सिक्रीशन होना चाहिए, जैसे ही पॉलन ग्रेन आए उसी में चिपक जाए। तो ये ऐसे कुछ एडोप्टेशंस होने चाहिए जो विंड पॉलिनेशन में मदद करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो याद रखनी है, जिन जिन प्लांट्स में विंड पॉलिनेशन होता है उनके फ्लावर्स का जो अरेंजमेंट का पैटर्न है, जिसे आप इन्फ्लोरेसेंस कहते हो, वो क्लस्टर में होते हैं। कैसे होते हैं? क्लस्टर में। मतलब वो जैसे आपने पढ़ा था वीट का, आपने देखा था पूरा क्या बनता है, स्पाइक, कई फ्लावर्स एक साथ लगे हुए हैं, है ना, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स पड़े थे, तो पूरा बंच ऑफ फ्लावर एक साथ रहता है। तो अगर पॉलन ग्रेन उड़ता हुआ आया तो एक साथ कई फ्लावर को पॉलिनेट कर सकता है, कर सकता है। तो ये एडोप्टेशंस होते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी याद रखनी है, जहां जहां पे विंड पॉलिनेशन या वाटर पॉलिनेशन होता है, ये फ्लावर्स बड़े गंदे से होते हैं। अब गंदे से का मतलब ये है बहुत ज़्यादा ब्राइटली कलर्ड नहीं होते, बहुत सुंदर नहीं होते, इनमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं होता, मतलब इनमें नेक्टर ग्लैंड नहीं होता, क्योंकि इनको एजेंट ही ऐसा है विंड। विंड को कौन सा अट्रैक्ट करना है? नेक्टर किसको अट्रैक्ट करेगा? कोई इंसेक्ट, कोई एनिमल होगा। फ्रेग्रेंस किसको अट्रैक्ट करेगा? कोई एनिमल को अट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ पे जब विंड ही एज अ एजेंट है तो इन सारे एडोप्टेशंस नहीं चाहिए। तो ऐसे कुछ एडोप्टेशंस इन फ्लावर्स में होते हैं, वो आप नोट डाउन करो। पहला एक पॉइंट लिखना, फॉर बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर, for both wind and water pollinated flower, flowers are not very colorful, flowers are not very colorful and they have no nectar gland, they have no nectar gland and they have no nectar gland to produce nectar। नेक्टर प्रोड्यूस करने के लिए इनके पास कोई नेक्टर जैसा ग्लैंड, नेक्टर ग्लैंड नहीं होता।